हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख आज 5 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक रेगुलरली लाते रहें। दोस्तों, आज जो पहले आर्टिकल की हम जब बात कर रहे हैं तो वो है शॉप और वेलफेयर डिबेट। बेसिकली ये पूरा जो आर्टिकल है इर्द गिर्द घूम रहा है जो फ्री बीज या जो मुफ्त के जो वादे जो इकोनॉमी में जो कर दिए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, वो इकोनॉमी के लिए जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए कितनी जो हानिकारक है वो है। इसके अलावा फ्री बीज और जो वेलफेयर स्कीम्स है इनके बीच की जो विभाजन रेखा है इसका निर्णय किसको करना चाहिए। क्या कोर्ट का इंटरवेंशन इनको करना चाहिए या बेसिकली पार्लियामेंट को इसके लिए रास्ता निकालना होगा। इसमें यह भी बात की जा रही है जो ये मुफ्त के वादे जो इलेक्शन से पहले कर दिए जाते हैं वो इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए काफी हानिकारक है। एक एक्स्ट्रा बर्डन इकोनॉमी पर थोप देते हैं और कई बार ये व्यवहारिक बिल्कुल नहीं होते जिनको पूरा किया जा सके। और इनको जो मुफ्त के वादे करने से जो वोटर होते हैं उनकी जो वोट देने की जो क्षमता जो होती है, जो एक रेशनैलिटी जो होनी चाहिए, जो तार्किकता होनी चाहिए, उसको भी बाधित होना होता है। अब बात यह हो रही है कि जो क्वेश्चन क्या इसमें इसको करना चाहिए, इस पे जो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि अगर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें बात किया था कि अभी चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने इसमें एक बेंच जो पीआईएल गया था फ्रीबीज के लिए, उस पर इन्होंने बात भी कहा था कि जो कोर्ट है इस पर कोर्ट को कोई इंटरवेंशन करना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली फ्रीबीज क्या है, एक पॉलिटिकल इशू है, ये कोई लीगल इशू नहीं है। बट इन्होंने कुछ गाइडलाइन जरूर दी थी। इन्होंने ये गाइडलाइन दिया था कि एक बॉडी बनानी चाहिए जिसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर हो, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम नीति आयोग हो, फिनांस कमीशन हो, लॉ कमीशन हो, आरबीआई हो, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इन सबके रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर एक बॉडी को तैयार करना चाहिए जो ये इंश्योर करे कि जो फ्रीबीज या जो मुफ्त के वादे इनसे जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। और ये एक रिपोर्ट अपनी तैयार करके रिपोर्ट किसको सौंप दे, रिपोर्ट ये सौंप दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करे कि किस तरीके से इस पर लगाम लगानी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई मॉडल की बात करे, कोई मॉडल मैनिफेस्टो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुद से तैयार कर दे कि भाई हम एक मॉडल मैनिफेस्टो दे देते हैं कि फला चीजें फ्रीबीज के दायरे में, मुफ्त के जो वादे होते हैं इनके दायरे में आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को इनको अवॉइड करना चाहिए, तो बेसिकली ये भी व्यवहारिक नहीं होगा, हम इसके लिए भी निर्देश नहीं दे सकते हैं। इसमें एक केस का जिक्र होता है एस सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 2013 का ये केस है। बेसिकली होता क्या है केस में कि तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा उस वक्त टेलीविजन और जो दूसरे जो कंज्यूमर जो आइटम होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जिसके लिए केस जाता है वहां पर। अब उस वक्त वहां पर यह कहा जाता है कि जो भी ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस जो टेलीविजन और जो दूसरे कंज्यूमर जो गुड्स होते हैं इनको फ्री बीज के दायरे में हम नहीं कर सकते हैं। इनको जो कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि इनको हम इलीगल नहीं बता पाएंगे। इसके अलावा इसको हम ये करप्ट प्रैक्टिसेस है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। कोर्ट ने अपना जो तर्क दिया, कोर्ट ने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो न ही इलीगल है और न ही इसको भ्रष्टाचार के दायरे में ला सकते। कोर्ट ने जो तर्क दिया, कोर्ट ने ये तर्क दिया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं, जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, जिनका ये कार्य होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करे, एज अ वेलफेयर स्टेट काम करे, जो भी लोग मार्जिनलाइज्ड हैं जो उन तक वेलफेयर की स्कीम्स पहुंचाए। और यदि कोई भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो कि पब्लिक फंड से हो रहा है और उस पब्लिक फंड को, जो पब्लिक फंड से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस फंड को रिलीज करने के लिए जो राज्य का जो लेजिस्लेशन है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बेसिकली जो विधायिका है, यदि उसको वो पास कर रही फंड को तो वो लेजिटिमेट फंड हो जाता है, उसमें कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। अब इस आधार पर यही बात इसमें कही जा रही है कि बेसिकली 2013 में भी कोर्ट ने इस बात को कहा था कि एक ये जो है माफ कीजिएगा, ये करप्ट प्रैक्टिसेस या इलीगल तो नहीं है, पर इस वहां पर एक गाइडलाइन जरूर
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने को कहा गया था, जिससे कि इन बातों पर रेगुलेशन एक लगाया जा सके कि ये डिसाइड हो सके कि क्या फ्रीबीज में आता है, क्या फ्रीबीज में नहीं आता है। आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि कौन से ऐसे प्रॉमिस करने चाहिए, तो सिर्फ ऐसे व्यवहारिक ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉमिसेस ही करने चाहिए जिनको आसानी से पूरा किया जा सके, और सबसे खास बात ऐसे प्रॉमिसेस से बचना चाहिए जिससे जो वोटर होते हैं इनकी रैशनैलिटी इंपैक्ट करती है। नेक्स्ट आर्टिकल में जब हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है वेटिंग फॉर डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है कि आर्टिकल 370 को हटे लगभग 3 साल के आसपास हो रहा है, पर जो भी वादे उस समय किए गए थे, चाहे वो वादे थे कि जो डिफरेंट रेस्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर के जो बेनिफिट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है वो जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक है उन तक वो बेनिफिट पहुंच जाएगा। इसके अलावा जो राज्य की जो इकोनॉमी है वो फ्लरिश हो जाएगी, जो आम नागरिक है उनको इकोनॉमी का बेनिफिट मिलने लग जाएगा। इसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं उनकी पुनर्बहाली हो जाएगी, उनका पुनर्स्थापन जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और जो भी वहां पर जो सिविलियन हैं, जो हत्याएं होती हैं, जो पुलिसियां जो जातियां वहां पर होती है उन पर लगाम लग जाएगा। तो आर्टिकल के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, 3 साल बीत गए हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये आर्टिकल में कहा जा रहा है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन होता है, जो परिसीमन आयोग होता है, उसने अपनी सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं, बावजूद उसके 3 साल गुजर गए पर अभी तक जो राज्य है वहां की जो विधानसभा में जो चुनाव होना चाहिए वो अभी तक नहीं हुआ है। और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक राज्य की बेहतरी के लिए सारे वादे सिर्फ खोखले साबित होते जाएंगे। कई आंकड़ों से आर्टिकल में जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि 2019 के बहुत सारे मामलों में अभी तक लोग जेल में हैं जिनका अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है, मीडिया वहां पर बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है। मोहम्मद जुबैर का वहां आर्टिकल में जिक्र किया जाता है जिनके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सरकार है उसको लताड़ लगाई थी। इसके अलावा बात ये होती है कि बहुत सारे जो पंच हैं, जो वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट आते हैं, उनकी हत्याएं, लगभग 12 पंचों की हत्याएं 2019 के बाद से हत्या हो जाती है। जो लोग होते हैं, जो सिविलियन की फैटेलिटी है, उनका भी रेशियो 2019 और 21 2 साल का अगर हम रेशियो लेते हैं, उसके पिछले कंपैरिजन करते हैं, पिछले 5 साल 14 से 19 का, तो भी 370 हटने के बाद जो सिविलियन की जो हत्याएं हैं वो भी ज़्यादा हुई हैं, इत्यादि इत्यादि। इकॉनमी की बात करते तो नीति आयोग के ही आंकड़े को अगर उठाते हैं तो 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक फ्रंट पे जो सबसे बेहतर जो राज्य कर रहे थे उनमें टॉप परफॉर्मिंग राज्यों में से एक जम्मू कश्मीर था। और 2019 के बाद से उनकी पोजीशन जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है नीति आयोग के आंकड़े के हिसाब से उसमें आ जाता है। हालांकि रीजन भी इसमें दिया गया है कि चूंकि धारा 370 हटने के बाद सबसे पहले यहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है। उस लॉकडाउन को हम कह सकते हैं चाहे पॉलिटिकल लॉकडाउन कह लीजिए या सिक्योरिटी पर्पज से लॉकडाउन कह लीजिए, वो लगा दिया जाता है। इसके बाद कोविड-19 जो पूरे देश में लॉकडाउन लगता है वो भी यहाँ पर लग जाता है। और बेसिकली यहाँ की जो अर्थव्यवस्था जो ज़्यादातर जो पर्यटन पर आधारित है वो बुरी तरीके से इन दोनों वजहों से प्रभावित होती है, और जिससे कि जो नीति आयोग की जो रैंकिंग है इसमें ये काफ़ी पीछे नजर आने लग जाता है। इस आर्टिकल के लास्ट में ये भी बात हो रही है कि जो कश्मीरी पंडित उनको फिर से उनकी टारगेटिंग हो रही है, और जिस तरीके से 90 के दशक में उनको बाहर होना पड़ा था, एक जो दहशत का माहौल था वैसा ही लगभग दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। लास्ट में आर्टिकल में ये भी बात हो रही है कि लगभग सन 2000 से 2014 की बात हो रही है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब इनका जो अटल बिहारी वाजपेयी जी था उनका जोर क्या था, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को मजबूत करने पर उनका जोर था। और इसके साथ में जोर किस पे था, ट्रेड को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इवन जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पर भी उन्होंने काफी जोर दिया था, जिसका बेनिफिट जो वहां के आम नागरिक है उनको बेनिफिट मिल रहा था। और इसी पॉलिसी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी आगे बढ़ाया था। बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2019 में जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने दूसरा तरीका चुना, और वो जो वहां की जो इलेक्टेड डेमोक्रेसी थी और उसको
एक तरीके से उसका हनन कर लिया गया और उसमें जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बिल्कुल उसको कैद कर लिया गया। हालांकि ये पूरा जो ट्रेंड है ये बहुत खतरनाक ट्रेंड हो रहा है और इस सारी जो समस्या है, इस सारी समस्याओं का जो निदान है वो किस में छिपा हुआ है? समस्याओं का निदान छिपा हुआ है जब तक कि वहां पर जो असेंबली है वहां पर इलेक्शन, चुनाव ना हो जाए। और लास्ट में आर्टिकल में यह भी बात कही जा रही है कि जिस तरीके से भारत इस बार आजादी का अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव मनाएगा, तो वो देश के लिए सबसे एक बेहतर गिफ्ट ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसकी पुनर्बहाली की जाए। दोस्तों ये पूरे आर्टिकल का क्रक्स था। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो डायलिंग राइट, बेसिकली ये पूरा आर्टिकल जो इर्द गिर्द घूम रहा है अभी हाल में केंद्र सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी होती है। 5G टेक्नोलॉजी, 5G स्पेक्ट्रम लगभग 1.5 लाख करोड़ की नीलामी होती है और इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे जो ज्यादा हिस्सेदारी मिलती है जियो को, लगभग 48%। इसके अलावा एयरटेल लगभग एयरटेल के हिस्से में जाते हैं लगभग 39% और वोडाफोन आइडिया के हिस्से में आते हैं लगभग 12%। कुछ हिस्सेदारी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम की अडानी ग्रुप में भी आती है। अब बेसिकली ये बात आर्टिकल में की जा रही है कि जो अभी हाल फिलहाल में कुछ फैसले किए गए हैं, कुछ जो ये टेलीकॉम इंडस्ट्री द्वारा है और कुछ सरकार द्वारा, टेलीकॉम इंडस्ट्री द्वारा टैरिफ रेट बढ़ा दिए गए जिसका बेनिफिट पर यूजर टेलीकॉम इंडस्ट्री को मिल रहा है। इसके अलावा सरकार द्वारा निर्णय क्या लिया जाता है, जो बैंक में जो एक बैंक गारंटी रखता है उसको सरकार वापस, इन टेलीकॉम इंडस्ट्री है उनको जो अमाउंट एज ए बैंक गारंटी सरकार जो अपने बैंक में रखी रहती है वो भी इनको वापस मिल जाता है। अब इसमें क्या होता है, बेनिफिट जो एजेंसीज हैं उनको मिल रहा है, जो गवर्नमेंट है उनका भी टारगेट है। बट अभी जो स्पेक्ट्रम की नीलामी जो होती है इसमें बेसिकली जो बेनिफिट को जितना वृहद होना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो उतना वृहद बेनिफिट नहीं हो पाए। थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में अगर बात करते हैं तो 3.3 गीगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज इनके स्पेक्ट्रम तो इनकी नीलामी बेहतर रहती है, जो भी रिजर्व प्राइस रहते हैं गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि इनके बिना जो ट्रांसमिशन है वो संभव नहीं हो पाता 5G स्पेक्ट्रम का। बट जो 600 मेगाहर्ट्ज है और जो 700 मेगाहर्ट्ज है, इन स्पेक्ट्रम की 600 मेगाहर्ट्ज की नीलामी लगभग हो ही नहीं पाती और 700 मेगाहर्ट्ज का लगभग 60% हिस्सेदारी बिना बिके रह जाता है। और बेसिकली ये जो दोनों मेगाहर्ट्ज की अगर हम बात करते हैं, ये दोनों स्पेक्ट्रम रेंज की अगर हम बात करते हैं, तो चाहे वो जो ग्रामीण जो रूरल कनेक्टिविटी है उसके लिए, या जो शहरों में हम बात करते हैं जो जैसे बिल्डिंग के अंदर में हो गया या बेसमेंट में जो कनेक्टिविटी होता है उसके लिए ये स्पेक्ट्रम बेहद जरूरी हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि ये जो रेंज जो बच रहे हैं इनके भी प्राइस रेशियो को थोड़ा सा और कॉम्पिटिटिव करना चाहिए, जिससे कि जो डिफरेंट जो प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रियल वो और ज्यादा इंथुजियास्टिक हो सके इनको खरीदने के लिए, और जो अंतोगत्वा जो फायदा है वो किस तक पहुंचे, जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनको इन पूरे नीलामी का फायदा पहुंचे। और यदि पब्लिक को फायदा पहुंचेगा, जो कि सरकार का अंतिम उद्देश्य होता है, और जो इंडस्ट्री है उसका भी उद्देश्य होता है कि पब्लिक को फायदा पहुंचे, और वो उन फायदा के बदले जो सर्विसेज होता है उसके बेनिफिट से जो इंडस्ट्री है उनको मॉनेटरी गेन होता रहे। और यदि पब्लिक को फायदा मिलता है तो जो एज अ कंट्री एज अ होल उसको बेनिफिट हो पाएगा। बेसिकली पूरे आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो रिमेंबरिंग एन एक्सपल्शन रिमार्किंग अपॉर्चुनिटी। बेसिकली आर्टिकल में आगे बढ़ने से पहले इसके राइटर पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। इनके राइटर है योवेरी के मुसेवेनी। दोस्तों मुसेवेनी साहब युगांडा के करंट रूलिंग प्रेसिडेंट हैं, तो वहां के प्रेसिडेंट द्वारा ये आर्टिकल लिखा जा रहा है। इस आर्टिकल में जो युगांडा से एक डार्क इवेंट
बेसिकली डार्क इवेंट क्या कहलाता है? डार्क इवेंट वहाँ के इतिहास का एक इसमें मुजवनी साहब ने जिक्र किया है। जो अगस्त 4 की घटना का जिक्र होता है, जो वहाँ के जो तानाशाह उस समय थे, आदि आमीन, उन्होंने जो वहां पर बसे हुए उस समय जो पूरे भारतीय समुदाय के लोगों को एक साथ उन्होंने बाहर निकालने का अल्टीमेटम दे दिया था, जिससे लगभग 50,000 जो भारतीय थे उनको युगांडा छोड़ के भागना पड़ा था। इस पूरे फोर्स जो एक्सपल्शन हुआ था, इसको करंट प्रेसिडेंट एक शेमफुल एक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ युगांडा बताते हैं। और इसके अलावा ये भी बात करते हैं कि 1979 में जब जो आमीन थे उनको जब सत्ता से हटा दिया जाता है लोगों के द्वारा, तो वापस से जो भारतीय समुदाय के लोग थे उनका युगांडा में स्वागत होता है और युगांडा को रिबिल्ड करने में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भारतीयों को युगांडा में अंग्रेजों द्वारा 1895 में पहली बार लाया जाता है और बेसिकली रेलवे इस इंडस्ट्री को वहां पर युगांडा में स्थापित करने के लिए, उसके बाद ज्यादा बड़ी मात्रा में लगभग 32,000 लेबरर को जाया जाता है ट्रैक बिछाने के लिए। बाद में धीमे धीमे जो गुजराती ट्रेडर्स, जो भारत से, जो भारतीय महाद्वीप के जो गुजराती ट्रेडर्स थे, उस समय तो खैर भारत जो आज का भारत है उससे काफी अलग था, उसमें भारत, पाकिस्तान और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बड़ा हिस्सा आता है, वो सारे को एज ए इंडिया उसमें ट्रीट करना ज्यादा सही होगा। तो जो गुजराती ट्रेडर थे और जो वहां पर इंडियन कम्युनिटी थी, उनके लिए एक शब्द आज जो इस्तेमाल होता है वो युगांडन एशियंस इस्तेमाल होता है। इनको ये वहां पर प्रॉस्पर करते हैं और इनके साथ साथ में युगांडा भी प्रॉस्पर करता है। इसके बाद ये जिक्र होता है कि वहां का जो बाद में आदि आमीन 1971 में पावर आते हैं और वो फिर से जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट है उनको भड़काते हैं। और उसके बाद होता क्या है कि वहां पर बड़ी मात्रा में नरसंहार होता है और उसके बाद लगभग 3 लाख लोग, जिसमें ज्यादातर युगांडा के अपने लोग थे, उसके अलावा जो बहुत सारी मात्रा में जो प्रवासी लोग थे उनकी हत्याएं होती हैं, बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। बेसिकली ये पूरा एक डार्क इवेंट होता है युगांडा की हिस्ट्री में। इसके बाद जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो जिक्र कर रहे हैं कि युगांडा के इतिहास में कुछ इंडियंस का ये नाम ले रहे हैं जो काफ़ी वहाँ पर एक हाईली रिकॉग्नाइज्ड, हाईली जो वहाँ पे सम्माननीय पद पर लोग पहुँचे हैं, जिसमें से जस्टिस अनूप सिंह का नाम आता है, जो कि वहाँ की जो जुडिशियल जो सिस्टम होता है उसके हाईएस्ट लेवल तक पहुँचे। स्विमर सुप्रा सिंगल जो युगांडा को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोफेसर महमूद ममदानी जो वहाँ पर जो शिक्षा है उसमें इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा कई ऐसे लोगों का भी ये नाम का जिक्र कर रहे हैं जो बेसिकली भारतीय मूल के लोग हैं, जो युगांडा में वहाँ पर बस जाते हैं, युगांडा उनकी मदरलैंड हो जाते हैं और उसके बाद वो युगांडा को रिप्रेजेंट करते हुए युगांडा से बाहर दूसरे देशों में जाते हैं और वहाँ पर हाईली पोस्ट पर वो काबिज होते हैं, जिसमें होम सेक्रेटरी यूके की प्रीति पटेल का नाम आता है। इसके अलावा लॉर्ड वर्जी का नाम आता है, आसिफ आदिन जो क्रिकेट के क्षेत्र में नाम रोशन करते हैं। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि जो मुजवेनी साहब हैं ये क्लोज लिंक स्थापित करते हैं और उसको शो करने का इंडिया और युगांडा इसके बीच जो इतिहास में युगांडा जो इतिहास में एक क्लोज कनेक्शन रह चुका है और किस तरीके से भारतीय मूल के लोगों का युगांडा को बनाने में उनके इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसको दर्शाने का प्रयास करते हैं। ये इस बात का भी जिक्र करते हैं कि भारतीय गुजराती वहां पर कॉटन को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके एवज में वहां से हाथी दांत, सोना और दूसरे जो प्रेशियस मेटल है उसको वो भारत लाते हैं। और अब ये भी जिक्र करते हैं, हाल फिलहाल की बात करते हैं तो पिछले 25 सालों में जो भारतीय एक्सपोर्ट है युगांडा में वो लगभग 11.1% के एनुअल रेट से बढ़ रहा है और 1995 में जो 58 मिलियन का जो ट्रेड था 2020 में वो लगभग 1 बिलियन के आसपास पहुंच जाता है। अब सिर्फ ट्रेड नहीं, इसके अलावा सिक्योरिटी, एजुकेशन, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस, दूसरे लिंक भी दोनों कंट्री के बीच में पहले के मुकाबले और ज्यादा घनिष्ठ हुए हैं। जो प्रेसिडेंट मुजवेनी आगे बात ये करते हैं कि जैसे कि अभी यूनाइटेड किंगडम जो कि कॉमनवेल्थ की लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है, बेसिकली कॉमनवेल्थ का जिक्र ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉमनवेल्थ कंट्री हैं जिनमें 56 नेशन आते हैं जो कि सिंगल लैंग्वेज
कॉमनवेल्थ की जो लैंग्वेज इंग्लिश, उसके द्वारा जुड़े होते हैं, शेयर्ड वैल्यूज होते हैं, लगभग एक ही तरीके का लीगल सिस्टम, क्योंकि सभी जगह ब्रिटेन ने वहां पर राज किया था, तो एक तरीके का लीगल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम लगभग लगभग मिलता जुलता, वो सब कंट्री एक दूसरे से वैल्यू शेयर कर रहे हैं। तो यदि कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक दूसरे के बीच में ट्रेड करते हैं तो वो बाहर की जो मेंबर कंट्री उनके करने के मुकाबले 21% सस्ता पड़ता है। इस बात का तर्क देते हुए प्रेसिडेंट मूज़वेनी इस बात को कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो यूनाइटेड किंगडम ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2021 में साइन किया था, किसके बीच में? जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ये पहला नॉन अफ्रीकन कंट्री बन जाता है। और बेसिकली ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इसकी टोटल जो इनहेरेंट वैल्यू बताई जा रही है वो कितना है? लगभग 3 ट्रिलियन मार्केट की इस बात की जा रही है। तो इस मार्केट को यूके जो पहला नॉन अफ्रीकन कंट्री बनता है, वो इस मार्केट को टैप करने के लिए जिस तरीके से एक MOU साइन करता है, तो प्रेसिडेंट मूज़वेनी फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट एज वेल एज कनाडा, दोनों जगह से ये एक गुहार लगाते हैं। और इसके अलावा कि जो दूसरे भी जो कॉमनवेल्थ मेंबर हैं, वो बेसिकली जो युगांडन एशियन हेरिटेज है इसको मजबूत करते हुए ऐसा ही करें। बेसिकली ट्रेड को बूस्ट करने के लिए ये पूरा बात है। इसमें जो युगांडा इंडिया के जो पुराने हिस्ट्री है, जो ट्रेड हिस्ट्री रहा है, जो दोनों के कल्चरल हिस्ट्री है, किस तरीके से इंडियंस का योगदान रहा है, इस पर मूज़वेनी जो प्रेसिडेंट वहाँ के करंट हैं उन्होंने हाईलाइट करते हुए इंडिया भी वहाँ से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन करे, ऐसी ये बात अपना रख रहे हैं। और बेसिकली जिससे कि जो दोनों का जो शेयर्ड फ्यूचर है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके। दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज बस इतना ही।